हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे 9th क्लास का जो एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है, वो सीरीज़ का आज चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर तक हो गया है यार। ये भूगोल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। कौन सा सब्जेक्ट है? तो भूगोल है। और इस चैप्टर का नाम है जलवायु। आज हम लोग जलवायु के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज आप कोई भी एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन बीपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, जीके जीएस हो या कोई सब्जेक्ट वाला हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। और सीटेट का भी एनसीईआरटी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 6 से लेकर 68 तक का एनसीईआरटी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसको भी बहुत ही अच्छा से, बहुत ही विस्तार से पढ़ाएंगे। उसके लिए नोट्स हैं, नोट्स से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। उसके लिए नोट्स तैयार हुआ है, तो उसी नोट्स से आप लोगों को बताया जाएगा और पूरा एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर वहाँ पर बताया जाएगा, पूरा चित्र के साथ में। तो चलिए आज का जो जलवायु है उसे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोगों को काम का चीज़ है वहीं से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इधर से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगर पूछेगा कि भारत का कैसा जलवायु है, तो मानसून है। क्या है? मानसून पर निर्भर करता है भारत की जलवायु, ठीक है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। कहाँ पर? तो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में आप जानते हैं ना, ये भारत है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व किधर होगा? तो दक्षिण पूर्व इधर होगा, ठीक है। ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो ये दक्षिण पूर्व हो गया, ठीक है। पाई जाती है। सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्वों तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की विभिन्नता है। मतलब समान तो एक ही जगह है, लेकिन इधर का विभिन्नता अलग है, इधर का विभिन्नता अलग है, स्थान का भी, ठीक है। ऊंच नीच पर निर्भर करता है वर्षा। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि थिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यहाँ पर देखिए, अब वर्षण की ओर ध्यान दें। मतलब अब वर्षा की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी विभिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। मतलब जब हिमालय है तो आपको पता है ये हिमालय इधर है, तो ये हिमालय में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा रहता है, तो उसी बर्फ़ की वजह से हिमालय में वर्षा अधिकतर होता है। हिम मतलब बर्फ़ हो गया, ठीक है। तो वहीं पर उसे बर्फ़ के पिघलने से ज़्यादा वहाँ पर बारिश का होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ देश की। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में विभिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कितना? तो 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मतलब लद्दाख में बारिश नहीं की बराबर होती है, और ये राजस्थान में भी नहीं की बराबर होती है। कौन सा साइड? तो ये पश्चिम की साइड, जो पाकिस्तान है
उन साइड में, और इधर मरुस्थल पाया जाता है। और राजस्थान को गर्म मरुस्थल कहा जाता है और लद्दाख को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है और इसे गर्म रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। कहाँ से कब तक? तो जून से सितंबर तक वर्षा होती है। वर्षा पर हमारे कृषि भी निर्भर है भारत में। ठीक है, तो वर्षा जब होती है तो रोपण होता है, धान का खेती होता है, मक्के का खेती होता है, मड़वा का खेती होता है, सब चीज़ क्या है तो वर्षा पर निर्भर है कृषि भी। ठीक है, वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। अब यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में क्यों होती है तमिलनाडु में वर्षा? अगर आप लोग एनसीईआरटी अगर 7th क्लास को पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो 1 मिनट में आप लोगों को समझा देती हूँ। जब समुद्र से जब बारिश ऊपर की तरफ जब जाते हैं, फिर उससे वही क्या करते हैं, वो जब लौटने लगते हैं तो लौटने के समय क्या करते हैं, लौटने के समय वो बारिश तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा करती है। मतलब वो जब आते हैं तो उड़ीसा क्षेत्र और आंध्र प्रदेश में वो चक्रवात बहुत ज़्यादा तेज़ बहती है, जो कि जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों। उसका बाद जब यही थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, कहाँ पर ही तो मालाबार और कोरामंडल। ठीक है, तो इधर मालाबार हो गया, इधर कोरामंडल हो गया, तो इसी क्षेत्र में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश करती है तमिलनाडु में। ठीक है, और महीना किसका है तो अक्टूबर और नवंबर, और ये जब लौटने का मानसून होता है उस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश करती है, याद रखेंगे। ठीक है, सामान्यतः रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतु निष्ठ अंतर अधिक होता है, और उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मतलब उत्तरी मैदान में जब वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे कि ये पूर्व है तो पूर्व से ये पश्चिम की ओर जब जा रहे हैं तो पश्चिम की ओर घटते जाती है। ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। ये बात भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत बारिश होती है तो उधर का घर अलग होता है। जैसे आपको पता है असम में घर कैसा होता है, तो बांस के खंभों पे घर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है दोस्तों? तो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है। और वही जब पूर्व से पश्चिम की ओर जब जा रहा है तो आप राजस्थान में देखेंगे तो मिट्टी का घर बनाते हैं, और वो भी मिट्टी का बहुत मोटे दीवार होते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी से बचने के लिए वहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, जो उनके भोजन और वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखाती है। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक है। अब 6 कौन कौन सा है? तो अक्षांश, तुंगता, वायुदाब एवं पवन तंत्र और समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चवाच लक्षण। मतलब ये जो जलवायु जो है उसका नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारण ये है, आप देख सकते हैं। पवन नियंत्रण हो गया, समुद्र से दूरी, ये महासागरीय धाराएं, उच्चवाच मतलब उच्च पर भी ये निर्भर करता है। अक्षांश या तुंगता, ये सब, ये वायु दाब, इन सब पर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग अच्छे से इसको देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी की गोलार्ध के कारण इसे प्राप्त और सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। अब मान के चलिए ये पृथ्वी है, अक्षांश रेखाएं किसे बोला जाता है? तो ये रेखाएं को अक्षांश रेखा बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? तो इस रेखा को अक्षांश रेखा बोला जाता है। जैसे बीच में जो 0 डिग्री को होता है वो होता है विषुवत रेखा। ठीक है, उसका ऊपर कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री का, और मकर रेखा भी नीचे होता है 23.5 डिग्री का दोस्तों। और ये दोनों रेखाओं के बीच का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखेंगे। इससे बाद वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जब 1 के बारे में, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, होती है। इसके परिणाम स्वरूप
तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर, ये विषुवत वृत्त जो है ये 0 डिग्री वाला, ठीक है, और ये ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। आप देख रहे हैं ना, जैसे 1 मिनट रुकिए, अच्छे से आप लोगों को बता रहे हैं। ये पृथ्वी है, अब ये विषुवत वृत्त है, ठीक है। अब इसका जो आकार है ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा ध्रुवों की ओर, तो क्या होगा, ये घटता जाएगा ना दोस्तों। आप देख सकते हैं ये घटता जा रहा है, ये एक समान नहीं है ना, अब ये घटता जा रहा है। जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये घटता जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है कि घटता जाता है। जबकि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। किसका कम हो जाती है, तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। क्या होता है, तापमान उसमें घट जाता है, ठीक है। और इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। जब तापमान घट जाएंगे तो गर्मी के मौसम में भी क्या होगा, वहाँ पर ठंडी तो होगी ना, क्योंकि ऊंचे होते हैं। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। मतलब ये जो वायु दाब है और ये पवन हवाएं हैं वो ऊंचाई पर भी निर्भर करते हैं, ठीक है, ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है और समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यहाँ प्रभाव कम होता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ का प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कम हो जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। किस चीज़ का महसूस करते हैं, तो मौसमी को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये महासागरीय जो धाराएं हैं वो समुद्र से तट की ओर चलने, ये है समुद्र, ठीक है, ये है भारत और यहाँ पर समुद्र है। अब ये समुद्र से कहाँ जा रही है, तो तटीय की ओर जा रही है, यहाँ से तटीय की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये तटीय की ओर क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। और उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। मतलब अगर ये समुद्र से तट की ओर हो तब वह क्या होगा, तो गर्म और ठंडा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चवाच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्चवाच मतलब जगह कहाँ पर ऊंचा है नीचा है उसका भी भूमिका होती है, ठीक है ना। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को आरोहित करते हैं। ऊंचे जो पर्वत होते हैं, पर्वत जो हिमालय पर्वत जैसे है हो जाता है, जो जहाँ पर भी पर्वत है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, तो वो ठंडी और गर्म वायु को आरोहित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब देखिए जैसे ये बोला जा रहा है कि रोकने के सक्षम होते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए एक पर्वत है, अगर इधर से अगर आ रहे हैं तो यहाँ तक बादल गया ठंडा हो गया तो बारिश कहाँ करेगी, यहीं करेगी ना। ये बारिश अगर यहाँ नहीं किया तो इधर वाला तो नहीं होगा, तो इधर वाला सूखा रहेगा और इधर वाला में बारिश करेगी, याद रहे। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग एक एक पॉइंट, ठीक है। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग
कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसीलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थिति है। अब आपको पता है कि कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और यही हम लोगों को भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। हालांकि ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना, ये हकीकत में कोई ज़मीन पर, कोई पृथ्वी पर रेखा नहीं बनाया गया है, लेकिन ये काल्पनिक रेखा है। तो यही क्या करता है, तो बांटता है, तो जो कि बांटता है तो ये भारत है, ठीक है ना, भारत के बीचों बीच ये कर्क रेखा है। तो इधर का दक्षिणी भारत हो गया, इधर उत्तरी भारत हो गया। इधर का हिस्सा जितना भी है कर्क रेखा से नीचे वो उष्णकटिबंधीय में आ गया, उष्णकटिबंधीय में। और जो ऊपर का जो है दोस्तों वो किस में आ गया, तो उपोष्णकटिबंधीय में आ गया, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय। इसीलिए यहाँ पर ही दोनों वर्षा देखने के लिए मिलता है, जैसे उष्णकटिबंधीय भी मिलता है और उपोष्णकटिबंधीय भी यहाँ पर जलवायु मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, आपको पता है भारत है ये, ठीक है। ये इधर है दक्षिण, ठीक है, और इधर है हिमालय पर्वत, ठीक है। हिमालय पर्वत उत्तर में है, भारत के उत्तर में, सभी को पता है ना। बल्कि इससे आगे वाला, पीछे वाला जो वीडियो है उसे जे करके देख लीजिए, इसके बारे में पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितने हज़ार किलोमीटर दोस्तों, तो 6,000 किलो नहीं है, सॉरी 6,000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, भारत के जो तटीय क्षेत्र है वो भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तटीय क्षेत्र, ये यहाँ का क्षेत्र को बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ का क्षेत्र का ये तटीय क्षेत्र 30 मीटर है, और हिमालय और मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। कहाँ से आने वाले, तो एशिया से आने वाले, हिमालय मध्य एशिया से आने वाले को ये हवाएं रोकते हैं, तो इधर से आने वाले को और रोक देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। मतलब पर्वतों के कारण मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। किसके कारण, तो पर्वत के कारण, याद रहे, ठीक है। वायु दाब एवं पवन, अब हम लोग वायु दाब एवं पवन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुमंडल दाब एवं धरातलीय पवन, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसका संचालित होता है, ठीक है। अब चलते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवने वालों क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। कहाँ से, तो उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है और दक्षिण की ओर बहती है, और कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। किस चीज़ की कम होती है, तो नमी की बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है। इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि स्थलीय भागों पर, मतलब जो स्थलीय भाग है
भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखेंगे क्यों, चलिए देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। शीत ऋतु जब आ जाता है तो हिमालय में कौन सा दाब होता है, तो उच्च दाब होता है, उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। मतलब ये जो ठंडी शुष्क हवाएं हैं वो दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इनके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब किस वृत्त को पार करता है, तो विषुववृत्त को, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जाना जाता है ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। कहाँ पर है, तो भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। अब चलते हैं हम लोग ऋतुएं में, ठीक है। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है और विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं और तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता नहीं होती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में विभिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। कौन कौन सा ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, तो एक हो गया शीत ऋतु, दूसरा हो गया ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। मतलब शीत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया और ये आगमन और वापसी का, मतलब ये 4 ऋतु हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। शीत ऋतु, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु उत्तरी भारत में, ठीक है। उत्तरी भारत किधर है, तो पंजाब वाला एरिया हो गया, उत्तर प्रदेश वाला इधर एरिया हो गया, फिर हरियाणा एरिया हो गया, ठीक है ना। ये कब से प्रारंभ होती है, तो ये होती है नवंबर से आरंभ होती हो करके ये फरवरी तक रहती है। कब से, तो नवंबर से फरवरी तक। और उस वक्त किस चीज़ का खेती किया जाता है दोस्तों, तो गेहूँ, जौ, बाजरा ये सब की किया जाता है, ठीक है ना। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। किधर, तो भारत के उत्तरी भाग में। जैसे कि आपको पता है कि मध्य भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो इधर उत्तरी हो गया उत्तरी भारत हो गया और इधर दक्षिणी भारत हो गया, ठीक है। तो इधर का जो है उससे बोला जा रहा है, ठीक है ना। और तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। मतलब दक्षिण की ओर तापमान बढ़ है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जब जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे तो वो क्या होते जाएगा, तो वो घटते जाएगा, ठीक है। क्योंकि उधर जो उष्णकटिबंधीय जो ये कर्क रेखा से पार करने के बाद वो ठंडा बढ़ते जाएगा, ठीक है।
घटता जाता है और पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। मतलब ये तटीय जो बोला जा रहा है दोस्तों, आप इस क्षेत्रों को बोला जा रहा है, ठीक है ना, इस क्षेत्रों को, ठीक है, तटीय, वहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। और जब उत्तरी मैदान की तरफ आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, ठीक है ना, ये हरियाणा पंजाब हो गया, उस इलाके में आ जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। फिर दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। मतलब दिन में तो गर्म होती है, लेकिन रात में क्या हो जाती है, तो ठंडी हो जाती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है, यानी बर्फ पिघलता है, ठीक है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। इस ऋतु में क्या होती है, देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है। मतलब ये स्थल है, अब मान के चलिए स्थल में जाने के समय तो इधर से चला गया, ठीक है, लेकिन अब ये फिर लौटेगा ना, इसी को बोला जा रहा है, ठीक है। स्थल से समुद्र की ओर बहती है इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है और इन पवनों के कारण बहुत मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर ही, तो तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब दाब होता है, जब हवा होता है, तो जिधर ज़्यादा दाब रहता है तो वो कम दाब की तरह हवा चलता है, ठीक है, ये कम दाब की तरह चलता है, ठीक है, क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है और उच्च वाच से प्रवाहित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शीतल तथा परिवर्तित होती है। मतलब इस मौसम में उत्तर पश्चिम से जब गंगा घाटी में बहती है तो सामान्यतः वहाँ पर मौसम क्या हो जाता है, आसमान साफ कर देता है, तापमान में कमी आ जाता है, ठीक है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवातीय विपोक्ष का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। कहाँ से कहाँ तक, तो उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिम से चक्रवात विपोक्ष का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनें के साथ भारत में प्रवेश करती है और इसके कारण शीतकाल मैदानों में वर्षा होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा वर्ल्ड का मैप तो नहीं है, लेकिन बस मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर भूमध्य सागर कहाँ है, आप सभी को पता है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखे होंगे ना तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि भूमध्य सागर कहाँ है, ठीक है। अब भूमध्य सागर यहाँ है मान के चलिए, और यहाँ हमारे भारत है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भूमध्य सागर पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। मान के चलिए यहाँ पर भूमध्य सागर से गरम पानी, गरम एकदम हवा और पवन उठती है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के बाद ये क्या करती है, ऐसे आती है और आ करके यहाँ पर पूरी एशिया का जो पश्चिमी एरिया है उसको पूरी पार कर जाती है होती है तथा पश्चिमी पवनें के साथ भारत में प्रवेश करती है। पश्चिमी पवनें के साथ एकदम बहुत जैसा हवा तेजी से आती है और कहाँ पर प्रवेश करती है, तो भारत पर प्रवेश करती है, ठीक है ना। यहाँ से ये भूमध्य सागर है मान के चलिए, और ये हमारे भारत है, तो यहाँ पर आके प्रवेश करती है और फिर प्रवेश करती है और इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है, जैसे पंजाब का एरिया हो गया, हरियाणा का एरिया हो गया, ठीक है।
इस होती है तथा पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावाट क्या तो महावाट कहा जाता है, मतलब ये भूमध्य सागर से जो पवनें उठती है वो पूरी तरह से आकर के कहाँ पर, तो ये भारत में प्रवेश करती है, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा होगा, इस इलाके में प्रवेश करती है। ठीक है, इसे समझ गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ठीक है, ये शीतकालीन में वर्षा जिससे स्थानीय तौर पर महावाट कहा जाता है कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपको पता है कि रबी फसलों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है ये शीतकालीन में, और यहाँ पर जाड़े के मौसम में यहाँ पर रबी फसल बोए जाते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, ये सारे चीज़। ठीक है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में, जैसे कि अब यहाँ पर है, इस प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ पर क्या है, तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है, मतलब तापमान ही रहता है वहाँ पर, कम नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु में। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप परपट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। कब से कब तक, तो मार्च से मई तक कौन सा ऋतु होती है, तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का ऋतु होती है। और ताप परपट्टी के स्थलांतर के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जाता है। मतलब तापमान को देख करके वो अक्षांश जो है उसी को क्या करता है, रिकॉर्ड तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। उसके बाद है कि मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कब दोस्तों, तो मार्च में। ठीक है, और अप्रैल में मध्य प्रदेश में गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः कितना होता है, तो 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव का कारण तापमान कम होता है, समुद्री के कारण यहाँ पर तापमान कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। और मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक का कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचारण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है, मतलब जो ये पवन है इन चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है ये लू, जैसे कि लूह भी बोला जाता है। ठीक है ना, और इसी को अमेरिका में क्या बोला जाता है, तो चुनुक बोला जाता है दोस्तों, जो कि 8 क्लास या 7 क्लास या 8 क्लास में है। ठीक है, इसे चुनुक बोला जाता है और भारत में से लू बोला जाता है। ठीक है, ये धूल और भारी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है, मतलब ये धूल भी और कण भी पूरा उठा देता है और गर्म हवा होती है, उसे लू कहते हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है और कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। और इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है नहीं बल्कि होता है। ठीक है, होता है। जो गांव में होंगे उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि किस तरह से ये हवा आती है। उत्तरी भारत में
मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भारी अधिक आंधियाँ आती है, मतलब धूल लेकर के आंधियाँ आती है और आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है। मतलब ये आंधियाँ जो आती है वो आराम पहुंचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। मतलब ये थोड़ी थोड़ी बारिश लेकर के आती है, ठीक है। तो तापमान को क्या कर देती है, तो कम कर देती है। कब, तो ये मई में जो चलती है वो वाले। उसका बात है कि देती है और तथा अपने साथ ठंडे और समीर एवं हल्की वर्षा लाती है। क्या करते, ठंडे और समीर एकदम हल्की हल्की वर्षा के साथ आती है, तो वहाँ पर मौसम को ठंडे कर देते हैं, तो वहाँ पर तापमान कम हो जाता है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। मतलब जो बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है ना, वो वाला बोला जा रहा है, ठीक है। मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिम वृष्टि भी होती है। हिम वृष्टि भी होती है। भाई वृष्टि ये क्या है दोस्तों, तो आपको मैंने बताए थे ना कि ये है, मान के चलिए यहाँ पर बर्फ़ जमा है ज़रूर, लेकिन अगर बारिश अगर जा रही तो चक्रवात होकर के यहाँ पर आया हवा पवन यहाँ पर, तो अब यहाँ पर गर्म और ठंडा जाए, अब यहाँ पर जा कर के ठंडा हो गया, तो बारिश इधर देगी, इधर जा कर के इधर तो नहीं देगी ना। तो इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो वृष्टि क्षेत्र कहा जाता है। इधर का क्षेत्र कि इधर बारिश नहीं होगी, इधर तो खूब बारिश हो रही है लेकिन इधर बारिश नहीं होगी क्योंकि ये बादल यहीं आके ठंडा हुआ और यही जगह से बारिश होने लगी, ठीक है। वृष्टि भी होती है और बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। कहाँ पर ही, तो पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल के प्रायद्वीपीय पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इससे आम जल्दी पक जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और पक जानते हैं और प्राय इसे क्या कहते हैं, तो आम्र वर्षा कहते हैं। अगर पूछेगा कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं, तो पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है इसके कारण, और यहाँ पर आम पक जाती है जल्दी से। और ये कहाँ, तो कर्नाटक और केरल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन, ठीक है। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अथवा निम्न दाब अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। मतलब ये दक्षिण गोलार्ध है, उधर के जो पवनें हैं वो आकर्षित करता है, मतलब ये वापस इसको बुलाया जाता है। दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है चूँकि ये पवनें गर्म और महासागरों के ऊपर उत्पन्न होती है। कहाँ कहाँ, तो गर्म महासागरों के ऊपर उत्पन्न होकर गुजरती है। इसीलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से चलती है। कितना, तो 30 किलोमीटर के प्रति घंटे औसत चलती है। और ये उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये क्या करती है, तो औसत वेग से चलती है और सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने, कितना दिन, तो 1 महीने में पहुंच जाती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा
लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब कहाँ पर ये बातें बोला जा रहा है दोस्तों? तो ये है भारत। अब यहाँ पर तो है घाट। अब घाट से इधर तो इधर आ नहीं सकते हैं, तो बारिश कहाँ करेगा? यहाँ से जब गया तो यहीं पर ना करेगा। फिर यहाँ जाने के बाद इधर से 3 हिस्सों में बांट जाता है। एक यहाँ पर गिर का पहाड़ी है जो गुजरात में है, वहाँ पर बारिश करती है, लेकिन इधर का इलाका में नहीं होती है। यहाँ पर टकरा के यहीं पर बारिश करेगी, इधर इलाका विशिष्ट हो जाएगा, वृष्ट हो जाएगा, जैसे कि वृष्टि ये वाला एरिया पड़ जाता है इधर। उसका बाद यहाँ पर जाने के बाद ये सतपुड़ा और विंध्याकर बीच में ये जाते हैं, और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर खूब बारिश करते हैं। यहाँ के बीच से एक नदी भी निकलती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है। यहाँ पर खूब बारिश करती है। अब यहाँ पर अरावली पर्वत है, लेकिन अरावली पर्वत से टच नहीं करते हैं, ये सीधे चले जाते हैं। जाने के बाद कहाँ पर टच करते हैं? तो हिमालय पर्वत पर, और वहाँ जा कर के बारिश करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर जो बोले जा रहे हैं कि पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग कितना दोस्तों? तो देख सकते हैं कि 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी बारिश होती है। तो वही बोल रहे हैं कि दक्कन का जो पठार है वहाँ पर और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में बारिश बहुत होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि पर्वत हो जाता है तो पर्वत तो इधर का भी वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया, इधर का भी वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर गया तो यहाँ का भी वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। जैसे कि अरावली पर्वत की तरफ से इधर पश्चिम की तरफ गया तो वहाँ भी वृष्टि क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर गिर पहाड़ी जो है गुजरात में, उसका जो पश्चिम में गया तो वो भी हो गया वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, नहीं के बराबर में। ठीक है, इस मौसम की क्या है, चलिए देखते हैं। अब चित्र थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद चित्र को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, और उसको बहुत ही अच्छे से विस्तार से हम लोग उससे समझेंगे। तब यहाँ पर देखिए क्या है, तो अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। मतलब जो अधिकतर वर्षा है वो देश के कहाँ पर ही होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में होती है। और कहाँ पर ही होती है सबसे ज़्यादा? तो ये मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त होता है यहाँ पर। और ये कहाँ? तो ये खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित है। याद रखें, मान के चलिए खासी जयंतियाँ है ना, उसका जो यहाँ पर दक्षिण में है, यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर जो गया, यहाँ पर टकराया पानी बादल, उसके बाद यहाँ पर जा कर के बारिश करना स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद उस जगह कहाँ पड़ा? तो ये मासिमराम पड़ा। ठीक है, और ये विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह बन गई है। कौन? तो ये मासिमराम, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद औसत वर्षा प्राप्त होता है गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, नहीं की बराबर वर्षा होती है। मान के चलिए ये पूरब है, ठीक है ना, अब ये पश्चिम है, तब इधर से जब बारिश जा रहे हैं तो इधर से होते होते तो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर से टकरा करके फिर इधर आया, इधर से यहाँ पर टकरा करके ये जब आ रहा है तो ये गुजरात आते आते यहाँ राजस्थान, यहाँ पर आते आते यहाँ पर क्या है, तो अरावली पर्वत है, यहाँ पर गिर पहाड़ी है। तो इसी वजह से यहाँ पर जाते जाते बारिश पूरी तरह से नहीं की बराबर होती है। ठीक है, एकदम कम होती है बारिश। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रहता है, जैसे लद्दाख हो गया, उसमें भी बहुत कम बारिश होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा के विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह से के अंतराल होते हैं, और दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, और इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। और मानसून में आने वाले मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं, और विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। किधर खिसकता है इसका अक्ष? तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका अक्ष खिसकता रहता है।
जिसके कारण वर्षा का स्थानीय वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अथवा शुष्क अवस्था रहती है। क्या रहती है? तो शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है और जान माल की भारी क्षति होती है। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों कि जब नदियों हैं, हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण है, उस क्षेत्र की विस्तृत वर्षा होती है। उस क्षेत्र में क्या होती है? विस्तृत वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और इस भारी वर्षा के कारण मैदानी में क्या होता है? तो बाढ़ आ जाते हैं और बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर विनाशकारी बन जाते हैं और यहाँ पर जान माल का क्या होता है? तो बहुत भारी नुकसान होता है। और इसे उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। और यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष में कहाँ? तो गर्त के अक्ष के अनुसार होता है और मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है और शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में विभिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे जो भाग है दोस्तों उसमें क्या होता है? तो सूखा पड़ता है। जिससे आपको बताएं ना कि ऐसे रहता है तो इधर का सूखा है और इधर बहुत बारिश होने की वजह से क्या हो रहा है? तो बाढ़ आ रहे हैं। ठीक है, इसका आगमन एवं वापसी प्राय अवस्थिति होता है। इसीलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अस्थिर कर देता है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर? तो मानसून की वापसी परिवर्तनीय मौसमी। अब मानसून जब समुद्र की तरफ से स्थलीय की तरफ गया, लेकिन अब स्थलीय की तरफ से अब वो समुद्र की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासीय गति के कारण मानसूनी गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शीतल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है और दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। मतलब कब हटती है उत्तर के मैदानों से? तो अक्टूबर के प्रारंभ में हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा और ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मतलब कब? तो ये अक्टूबर से नवंबर का महीना जो गर्म वर्षा ऋतु से ये परिवर्तित होकर के शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है और मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। आसमान क्या हो जाता है? तो पूरी तरह साफ हो जाता है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें की ठंडी एवं सुहावनी होती है और स्थल अभी भी आर्द्र होता है और उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है और इसे सामान्यतः कवार की उमस के नाम से जाना जाता है। और अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। क्या करने लगता है? तापमान
तेज़ी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी पर वो लौट जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर से ऊपर उत्पन्न होता है, और ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं और जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी होते हैं। क्या होते हैं? तो विनाशकारी होते हैं। जैसे जब उत्तरी मैदान की तरफ से जब आते हैं, मान के चलिए ये गुजरात है, ये क्या है तो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, तो ये आ रहे हैं, लौट रहे हैं मौसम। और लौटने के समय जब झारखंड में एक पर्वत है, वो किसे तो राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ी से टकराते हैं, और टकराने के बाद दोस्तों जब ये अचानक नीचे के ओर जब आते हैं, तो आने के बाद जहाँ पर ये उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश, वहाँ पर चक्रवात का बहुत भयानक रूप लेता है। मतलब ये कहाँ पर इसे, तो अंडमान सागर के ऊपर से ये बहुत भयानक चक्रवात का रूप लेता है और ये स्थल की तरफ हो जाता है। और यहाँ पर चक्रवात में ऐसे भी यहाँ पर बहुत चीज़ों का नुकसान भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये जब नीचे जब आ जाते हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर जो कोरोमंडल है, वहाँ पर क्या होता है कि कोरोमंडल के पास जो तमिलनाडु है, उसमें दोस्तों बहुत भयानक बारिश होती है। तो पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा लौटते मानसून में कहाँ पर बारिश होती है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु में होती है। ठीक है, विनाशकारी होती है। और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। क्या आते हैं? अक्सर चक्रवात आते हैं। कहाँ पर? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के आबादी डेल्टाओं प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जो अभी हमने बताए। ठीक है ना, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी होता है, क्षति पहुंचती है। ठीक है, और कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, मतलब इतना दूर तक भी वो फैल जाता है। ठीक है, और ये तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? इतने तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा दबावों से होती है। कहाँ पर थी? कोरोमंडल। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान, एक मिनट, इसका चित्र है, इस चित्र को भी हम लोग बहुत अच्छे तरह से देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है ना, इस चित्र को भी बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, इसको भी बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चित्र को बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, ऐसे अब ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। ठीक है, हाँ, आप देखिए, एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 7 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कहाँ कहाँ? तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा सामान्य रूप से कम होती है। और इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है और हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। आपको पता है हिमालय पर्वत में बहुत बड़ा बड़ा पर्वत है ना, इसी की वजह से लद्दाख में कभी भी बारिश नहीं होती है। अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। जिस तरह से राजस्थान में नहीं होती है, उसी तरह से वहाँ पर भी नहीं होती है। इसीलिए उसे ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है लद्दाख को, और गर्म रेगिस्तान बोला जाता है राजस्थान को। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा के मात्रा में विभिन्नता होती है। वर्षा की
विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात और कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मान लीजिए यहाँ पर कहाँ पर सूखे पड़ेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं गुजरात में सूखे पड़ सकते हैं, गुजरात में, राजस्थान में, और फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ मतलब ये पश्चिमी घाटों पर, ठीक है। क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, ठीक है, तब यहाँ पर तो बारिश ज़्यादा नहीं हुआ ना। ये मान के चलिए ये भारत है, ये पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं हुआ। इधर आया तो इधर तमिलनाडु में ही ज़्यादा बारिश कर दिया, इधर आया इधर केरल में करके इधर से निकल गया, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, तो यहाँ पर सूखा ही तो रहेगा ना। अब आते हैं मानसून एकता का परिचयक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। किस चीज़? तो हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करते हैं, इसके रक्षा करते हैं। और फिर कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भाग में क्या है, उत्तर अक्षांशों के बावजूद भी निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीपीय पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उसने संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती है। वर्षा की अनिश्चित तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य इसके जीवन तथा वनस्पति इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है। क्या करती है? कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जालों का संवहन करती है और इन्हें भी एक नदी घाटी इनका इकाई का नाम दिया जाता है। क्या किया जाता है? तो नाम दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कहाँ पर ही, तो चित्र की ओर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र में देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ 1 जून से यहाँ से पर्वत होता है, यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको अपने भाषा में समझाऊं तो मान के चलिए ये क्या है, एक ये पर्वतीय है और ये भी पर्वतीय है। इधर टूटा फूटा पर्वत है ना, और इधर नहीं है टूटा फूटा। उसका बाद यहाँ पर गारो खासी जंतिया का है, फिर यहाँ पर कीप टाइप का है। तो यहाँ पर मलाबार और कोरोमंडल से ये चक्रवात जाते हैं, उठते हैं, फिर यहाँ पर जा कर के बारिश करते हैं, लेकिन इधर वृष्टि छाया पड़ते रहता है तो यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, और यही इधर चले जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पर जा कर के इधर से जल जाते हैं और यहाँ पर जा कर के ज़्यादा बारिश यहाँ पर करते हैं, मतलब गुजरात का पश्चिम में नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पर विंध्या पर्वत और फिर सतपुड़ा के बीच में जाते हैं, बीच में जा कर के बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। उसका बाद फिर ये हल्का फुल्का घूम जाते हैं। ठीक है, उसका बाद फिर ये वाला फिर इधर जाते हैं। इधर जाने के बाद यहाँ पर क्या है, तो अरावली पर्वत है, लेकिन ये अरावली पर्वत से ये टच नहीं करते हैं, ये सीधे जा कर के कहाँ पर टच करते हैं, तो ये
यहाँ पर टच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जा करके यहाँ पर बारिश करते हैं, उसके बाद ये जब लौटने के समय भी ये थोड़ा मोड़ा बारिश यहाँ करते हैं, लेकिन ये इधर लौट जाते हैं, लेकिन लौटने वाला कभी नहीं देखेंगे, बस अभी ये देखते हैं। अब इधर पूर्वी वाला का देख लीजिए, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, अब ये उत्तर पूर्वी हो गया, ठीक है। तब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये सीधे जाएगा, यहाँ टकराने के बाद यहाँ जा कर के यहाँ पर मौसम राम जो बोले कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर सबसे बारिश होती है, तो यहाँ पर टकराए, यहाँ पर खूब बारिश करती है। कैसे क्यों करती है? तो यहाँ पर कीप समान की पहाड़ियाँ हैं, कीप समान की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और बारिश होने की वजह है कि ये कीप पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर टकरा करके घूमते रहते हैं, जल्दी यहाँ से निकलने नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में फिर निकलते हैं, तो निकल करके ये कहाँ प्रवेश करते हैं? तो ये उत्तरी मैदान की तरफ प्रवेश करते हैं, ठीक है। अब उत्तरी मैदान की तरफ अगर प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर हल्का फुल्का बारिश करते जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर टकराते हैं, फिर यहाँ पर पंजाब वाला इलाका न करते हैं। और जब लौटने के वर्ष होता है, अब यहाँ पर जाने के वर्ष हो गया, अब जाने वाला हो गया, अब चलते हैं हम लोग लौटने वाला में देखते हैं, ठीक है ना। अब ये लौटने वाला में जब होता है तो ये तो इधर से तो ये आराम से लौट जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये लौटता है तो इधर वाला जो लौटता है, जब उत्तर पूर्वी वाला लौटता है, तो ये वाला आ करके यहाँ पर झारखंड में जो राजमहल का पहाड़ी है वहाँ पर टकराते हैं। टकराने के बाद ये आते हैं, ठीक है, इधर आते हैं, तो चक्रवात इधर भी कभी कभी हो जाता है। और इधर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में होते हैं, जो कि यहाँ पर अंडमान सागर से उठते हैं चक्रवात, और यहाँ पर आते हैं। आने के बाद ये इसी के कारण होता है, उसके बाद फिर ये उठ जाता है। उठने के बाद यहाँ पर चक्रवात के कारण यहाँ पर जान माल का भी बहुत नुकसान होता है। अब ये इधर आते हैं, आने के बाद यहाँ पर नमी बनाते हैं, नमी बनाने के बाद ये कोरोमंडल के पास, उसके बाद यहाँ पर ये खूब बारिश करते हैं, खूब बारिश करते हैं, ठीक है। कहाँ पर थे? तमिलनाडु में बहुत बारिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश करती है, कहाँ कहाँ कौन सा बारिश करती है, उसको देखते हैं, ठीक है ना। अब इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए कि जो सबसे ज़्यादा बारिश करती है वो कहाँ कहाँ पर कर रही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस यहाँ वाला जगह में, ठीक है, यहाँ वाला कर रही है। उसका बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ केरल के इलाका में, यह तटीय वाला क्षेत्र है। उसका बाद फिर आप यहाँ पर देखिए मौसम राम का है, ये असम का है, यहाँ पर ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर बांस के खंभों से घर भी बनाया जाता है। हम जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त आपको बताए थे, है ना। उसका बाद फिर यहाँ करते हैं, उसका बाद उससे फिर कम जो वर्षा होती है वो कहाँ पर ही होती है, यही आसपास। आप सोच सकते हैं इतने ही राज्य में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर 400 से अधिक का है, उसका बाद सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पर फिर देखिए 200 से 400 तक का है, यही आसपास में हो रहा है, ठीक है। उसका बाद फिर ये वाला क्षेत्र में कितना वर्षा हो रही है दोस्तों? तो 100 से 200 के सेंटीमीटर के बीच में हो रही है। और वो कहाँ से हो रही थी आप देख सकते हैं। अब इधर देखिए, यहाँ इधर वाला एरिया और इधर वाला देखिए, इधर पूरी तरह से नहीं की बराबर में है, एकदम पूरी तरह जीरो है, जीरो, ठीक है ना। इसीलिए इधर हर चीज़ कम होते हैं, बारिश ही नहीं होते हैं। उसका बाद ये इलाका आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला कितना 60 से लेकर 100 के बीच में होते हैं। उसका बाद फिर ये इलाका जो दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, वो कितना में है? तो 40 से लेकर 60 में है। उसका बाद ये 20 वाला कहाँ है? ये वाला है, ठीक है, ये एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, वो कितना है? तो 20 से लेकर 40 वाला में, और 0 से लेकर के 20 वाला में वो एरिया है, ये एरिया और इधर वाला एरिया, ठीक है, इधर वाला एरिया। इसमें बिल्कुल भी नहीं की बराबर होती है बारिश, एकदम भी बारिश नहीं होती है, ठीक है, एकदम बारिश नहीं होती है, बिल्कुल नहीं की बराबर बारिश होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो चैनल में नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को सीटेट के लिए भी आपका एनसीईआरटी स्टार्ट होने वाला है 6 से लेकर के 8 तक के लिए, ठीक है, 6 से लेकर के 8 वाला एनसीईआरटी स्टार्ट होने वाली है। और वो पूरी तरह से नोट्स से होगा, बुक से नहीं होगा, क्योंकि नोट्स वहाँ पर तैयार हो चुका है, इसीलिए नोट्स से पढ़ाया जाएगा और चित्र के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कि एक मरतबा उस क्लास को देखने के बाद दोबारा क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऐसा क्लास होगा। और आप लोग इस बार 100% सीटेट आप लोग निकाल कर रहेंगे। SST में 50+ तो आप लोग सिर्फ वीडियो देख करके लाइएगा, ठीक है। और जो वीडियो मैं यहाँ पर डालेंगे उस वीडियो को आप लोग पढ़िएगा, लेकिन उसका नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूँगी, लेकिन उसको आप लोग अपना कॉपी में भी लिखिएगा ताकि वो वाला आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।